तो मौलिक अधिकार में अगर हम चलेंगे समानता के अधिकार में, तो सबसे पहले क्या आपका अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, समझ रहे हो? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहने का मतलब यह है, पहली बात, विधि के समक्ष समानता का अधिकार विधि के शासन से लिया गया, रूल ऑफ लॉ से लिया गया। जिस भी देश में कानून का शासन हो, कहा जाएगा वहां पर विधि का शासन। विधि के शासन में तीन प्रमुख बातें होती हैं, तीन बातें होंगी। पहला, सबके लिए एक जैसा कानून बनेगा। दूसरा, कानून का सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तीन बातें होंगी बेटा, तीन बात। किसी भी देश को आप कहेंगे कि वो देश विधि के शासन पर आधारित है या उस देश में विधि का शासन है, अगर उस देश में तीन बातें हो। नंबर एक, अगर उस देश में सबके लिए एक जैसा कानून बनता हो, इक्वल लॉ फॉर ऑल। दूसरा, कानून का सबके साथ एक जैसा व्यवहार, इक्वल बिहेवियर ऑफ लॉ, है ना? लॉ विल बी इक्वल फॉर ऑल, ऐसा कह ले। और तीसरा, जहां पर जो कानून है वो न्यायपालिका की व्याख्या से आते हो, मतलब न्यायपालिका व्याख्या करे वो कानून लागू हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो तीन बातें समझे, जहां पर जिस देश में सभी के लिए कानून एक जैसा हो, ठीक है, इक्वल लॉ फॉर ऑल। दूसरा, कानून सबके लिए एक जैसा, मतलब कानून का व्यवहार सबके लिए एक जैसा हो, लॉ विल बी इक्वल फॉर ऑल। समझ रहे हो? और तीसरा, जहां पर जो कानून है वो किसकी व्याख्या से आ रहे हैं आपका, मतलब नियम कौन बना रहा है आपका, न्यायपालिका की व्याख्या से आ रहे हैं। तो अगर किसी देश में ये तीन बातें हैं तो कहेंगे विधि का शासन होगा। और ये विधि का शासन जो है आपका, ये ब्रिटेन की संकल्पना है, जिसको प्रोफेसर A.V. डायसी ने दिया था। और हमने भी विधि के समक्ष समानता का अधिकार शामिल किया, यानी भारत में भी विधि का शासन हमने शामिल किया। लेकिन विधि के शासन में जो तीन बातें होती हैं उसमें से दो को हमने रखा। एक, भारत में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, और दूसरा, कानून का एक जैसा व्यवहार होगा। लेकिन तीसरी बात जो थी कि न्यायपालिका की व्याख्या से कानून आएगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहां संविधान में जो बातें कह दी गई है, न्यायपालिका उसके अनुसार कार्य करेगी। समझ में बात? तो विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन विधि के शासन की तीन बातों में से दो बातें हमारे में लागू है। नहीं आया समझ? कौन कौन सी? पहला, एक समान कानून होना, और दूसरा, कानून का समान व्यवहार। समझ बात? ये आपका आर्टिकल 14। एक समान कानून होना मतलब हमारे देश में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, किसी भी नागरिक से कानून के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मतलब किसी भी नागरिक के स्टेटस से कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया समझ? और दूसरा, कानून का एक जैसा व्यवहार होगा, मतलब कानून की जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो सबको एक जैसी मिलेगी, मतलब कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। इक्वल बिहेवियर ऑफ लॉ। मेरी बात समझ रहे हो? यानी विधि के समक्ष समानता के अधिकार से दो अधिकार मिले हमको। एक, सबके लिए एक समान कानून, और दूसरा, सबके साथ कानून का एक जैसा व्यवहार। क्लियर हुआ? सबका कानून के साथ एक जैसा व्यवहार। आया कि नहीं आया समझ? एक समान कानून होना, यह ब्रिटेन की संकल्पना है, और कानून का एक जैसा व्यवहार मतलब समान संरक्षण, यह अमेरिका की संकल्पना है, अमेरिका से लिया हमने। क्लियर हुआ? व्यवहार में समझना चाहते हो? एग्जाम्पल साथ समझाओ, मतलब ऐसा बोल रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? समझा रहा हूं। आज के बाद नहीं रहेगा, लो मैं बताता हूं। बैठ के काम कर रहा हूं ना, इसलिए प्रतिफल उतना नहीं मिल रहा है मेरे को। देख, जैसे विधि के समक्ष समानता का अधिकार,
तो ये तो अपन समझ गए कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार हमने कहां से लिया? आपका विधि के शासन से लिया है, रूल ऑफ लॉ से लिया है, उस पर नहीं जा रहे अपन, है ना। विधि के समक्ष समानता का अधिकार जब भी आपको कोई कहता है, इसका मतलब आपको दो अधिकार मिले हुए। एक है एक समान कानून का अधिकार और दूसरा है कानून के समान व्यवहार का अधिकार। ठीक है, एक जैसा कानून, इक्वल लॉ फॉर ऑल, एंड सेकंड द इक्वल बिहेवियर ऑफ लॉ। एक जैसा कानून कहने का मतलब यह कहता है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के लिए या अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। राष्ट्रपति के लिए अलग कानून, प्रधानमंत्री के अलग कानून, आपके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। जैसा कि ब्रिटिश काल में होता था। ब्रिटिश काल में भारतीयों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, जो यूरोपीय व्यक्ति थे उनके गिरफ्तारी का कोई प्रावधान ही नहीं था। अलग अलग लोग थे, अलग अलग कानून थे। अब स्वतंत्र भारत में ऐसा नहीं होगा, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। नहीं आया समझ में अभी? दूसरा कहता है कानून का समान व्यवहार, मतलब कानून पक्षपात नहीं करेगा। एक जैसा कानून, जैसे आईपीसी है हमारे देश में, सबके लिए एक जैसी आईपीसी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे पर रोड पर चलता भिखारी हो, सबके लिए आईपीसी एक जैसी। दूसरा, आईपीसी में जो बातें कही गई हैं उसमें भी भेदभाव नहीं होगा, वो भी भेदभाव नहीं कर सकता। कानून का समान व्यवहार मिलेगा, मतलब कानून भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी को जमानत मिल सकती है, किसी को जमानत नहीं मिल सकती, कोई वकील रख सकता है, कोई वकील नहीं रख सकता, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। इसका अच्छा एग्जाम्पल अभी आप कुछ समय पहले देखे होंगे कि जैसे एनसीबी ने जब आपका शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया था ड्रग केस में, तो आप देखो कि लॉ ये कहता है, हमारे देश में कानून ये कहता है कि अगर कोई जेल में बंद है तो उसे उसके परिवार वालों की तरफ से अधिकतम 4,500 रुपए महीने की मदद दी जा सकती है, मतलब पैसा भेजा जा सकता है उसको, ताकि जेल में जो भी सामान वगैरह मिलता है उसको खरीद करके वो अपना जीवन यापन कर सके। समझिए बात? आप देखो कि कानून का समान व्यवहार है, इसलिए शाहरुख खान भी अपने बच्चे को 4500 रुपए ही भेज पाए। उसी जेल में रखा गया जहां पर सामान्य कैदी रखे जाते हैं। ऐसा होता तो शाहरुख खान बोलता है कि भाई मैं एक नया बंगला बनवा के दे दे रहा हूं, उसी जेल बना दो, मेरी तरफ से दान रहेगा। इतना पैसा उसके पास है कि नहीं है? लेकिन कानून ने भेदभाव नहीं किया, नहीं वही रहेगा, उतना ही पैसा भेज सकते हो। तो कानून का समान व्यवहार है। समझ में आया कि नहीं है? और याद रखें कि ये कॉन्सेप्ट जो है समान व्यवहार, इसी को कहते हैं कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और एक समान कानून, इसी को कहते हैं एक जैसा कानून, इक्वल लॉ। ये एक समान कानून ये हमने ब्रिटेन से लिया है, जबकि कानून का समान संरक्षण ये हमने अमेरिका से लिया। और ये सब, ये पूरा अधिकार किस कॉन्सेप्ट से आता है? आपका विधि के शासन से आता है, जिसको एवी डायसी ने दिया था। हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूं मैं। अब आप एक चीज देखें कि एक समान कानून जो है इसको नकारात्मक संकल्पना कहा जाता है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट। और एक समान व्यवहार जो है इसको सकारात्मक संकल्पना कहा जाता है। इक्वल लॉ, बीइंग इक्वल लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, whereas the equal behavior of law is a positive concept. एक समान कानून नकारात्मक संकल्पना है और कानून का एक समान व्यवहार सकारात्मक संकल्पना है। ऐसा क्यों? आप एक चीज देखें, पॉइंट नोट कर सकते हो आप। यह एक नकारात्मक संकल्पना है क्योंकि यह समानता के मूल भावना का उल्लंघन करता है। समझे? इक्वल लॉ फॉर ऑल is violates the emotions of equality, समानता की मूल भावना का उल्लंघन करता है। इट वायलेट्स द इमोशंस ऑफ इक्वालिटी, मूल भावना का उल्लंघन कर रहा है। कैसे? अच्छा, समानता का मतलब क्या है? देखो बेटा, समानता का मतलब
इक्वालिटी डजंट मीन्स द प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स। समानता का मतलब एक जैसा अधिकार देना नहीं है, बट इक्वालिटी मीन्स प्रोवाइडिंग द इक्वल स्टेटस। समानता का मतलब समान स्तर प्रदान करना है। मेरी बात समझ रहे हो? समान स्तर प्रदान करना समानता का मतलब। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखो, ये पिछड़ा वर्ग है या अगड़ा वर्ग है, अगर आप इन दोनों को के लिए एक जैसा कानून बनाओगे, इसको भी छोड़ते हैं। अभी आप समझ लो कि जब मान लो आप पहली बार पढ़ने आए हो, अभी ही देखो ना, जैसे वो दुर्गा है, अभी बोली, कल ही मेरे को बताई सर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम अच्छा नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जितनी कोशिश तक कर रहे हैं, है ना, समय कम है। अब अभी के समय पर ही हम एक जैसे सबको पढ़ा रहे हैं ना, जिसको एग्जाम देना है, जिसको एग्जाम नहीं देना है, जो पहले पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, कोशिश पूरी कर रहे हैं आपको पढ़ाए, लेकिन एक जैसा कानून हो गया ना सबके लिए, तो जो पिछड़ा है उसको तो बर्बाद ही होगा उसमें, उसके लिए तो नेगेटिव है ना। लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, एकदम फास्ट सर, और फास्ट कर दो बोलोगे, मतलब जो निपटने वाला निपट ही जाए, कोर कसर भी न रह जाए उसमें, है, एक तो ना समझ में आए, समझे? तो इक्वल लॉ, मान लो कि आप पढ़े ही नहीं हो और आप टेस्ट पेपर में दे दिया गया कि पूरा संविधान आएगा, आप अभी पढ़ लिए, कल नया बैच शुरू होने वाला है, कल ही टेस्ट रख देते हैं, तो निपट जाएंगे बच्चे। तो इमोशन ऑफ इक्वालिटी क्या है? प्रोवाइडिंग द इक्वल लेवल, नॉट टू द इक्वल राइट्स। इसीलिए यहां पर क्या करा कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। क्यों सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए? भाई जो अगड़ा है, जो मतलब विकसित है, उसके लिए अलग कानून बनाओ, उससे टैक्स ज्यादा लो, समझो? जो पिछड़ा है, जिसके पास पैसा नहीं, उससे टैक्स मत लो, है ना? लेकिन ये कहता नहीं एक जैसा कानून है, इसलिए नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नहीं समझे अभी भी? और ये सकारात्मक है, क्योंकि ये हर परिस्थितियों में विधिक सुरक्षा प्रदान करता है, लीगल सिक्योरिटी देता है। इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द लीगल सिक्योरिटी एट एवरी टाइम। हर परिस्थिति में क्या देता है? विधिक सुरक्षा देता है, मतलब किसी भी परिस्थिति में आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई विदेशी है, कोई भी है, सबको क्या मिलेगा भारत में? अगर वकील रखना है तो वकील रखने का अधिकार सबको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि गरीब वकील रख सकता, अमीर नहीं रख सकता, अमीर रख सकता है, गरीब नहीं रख सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों रखेंगे, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ पैसा। समझ में आया? ये अब ये जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, क्लियर हुआ? विधि के समक्ष समानता के अधिकार में एक तो ये कहता है कि भाई सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। आप ये देखें कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, मतलब कानून के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब सरकार कुछ लोगों के लिए अलग कानून, कुछ लोगों के लिए अलग कानून नहीं बना सकती। बना सकती है क्या? हाँ है ना, बोलो ना। नहीं बना सकती। कौन कहता है ये? संसद, संविधान कहता है। संविधान है? ब्रेक चाहिए है? निन्नी आ रही है? हाँ। ठीक है, देखो बेटा, छुट्टी नहीं छोड़ने वाला हूं, याद रख लेना आज। हाँ, यहीं रहोगे, पियो बेटा पानी, मैं देख रहा हूं, और जो उठे तो सोच लेना। हाँ, ताली बजवाऊंगा बेटा जो उठे तो। हाँ, तब पता चलेगा। मैं बिना पानी पिए ऐसी भूखे प्यासे तभी से बोले जा रहा हूं, तुम मजा मार रहे हो ससुरे। अच्छा देखो देखो, वो आया, देखो देखो, हाथ पोछते आ रहे हैं। अरे ससुरे, देख रहे हो बीमारियों को? अरे आत्मनियंत्रण नहीं है तुम्हारा, प्रशासन का नियंत्रण करोगे? मान लो किसी आपातकालीन परिस्थिति में फंस गए, कहीं हिल डुल नहीं सकते, कैसे करोगे? मजाक लग रहा है ना? अभी ऐसी स्थिति आती है। हम लोग जब रेलवे पुलिस में थे ना, तो 16 दिसंबर 2005 साले कसा दरे कसा के पास, सुने हो साले कसा दरे कसा? सुने हो? राजनांदगांव के आगे। तो वहां पर थोड़ा सा मुठभेड़ हो गया था उधर,
नक्सली थे, और इधर एक साइड हम लोग सुने होंगे 2006 की घटना है वो, मतलब 2005 की घटना है, वो जला दिया, इंजन जला दिए थे, सुने थे क्या? तुम लोग छोटे छोटे बच्चे रहे होगे उस समय। 2000 की पैदाइश वाले भी हो क्या इसमें? 2000 वाले कितने लोग हो? तुम कब के हो? 2000, वेरी गुड। मेरा 2004 का है। मेरे को क्या है कि मतलब 10 वर्ष की आयु में ही अरपा नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और तब से मैं ज्ञान का संदेश जो है बांट रहा हूं। हाँ, पीपल वृक्ष के नीचे नहीं, उधर बेशरम का झाड़ था, मैं उसको मेंशन नहीं करना चाह रहा था। ठीक हो गया, दांत निपोर लिए, अब चलो पढ़ो। मैं क्या बताने वाला था जी? अरे वो नहीं बताओ सबसे नहीं, मैं कहां से कहां भटका, इसका कुछ बता रहे थे क्या? हुँ? उल्लंघन मत। हाँ, मैंने ये कहा कि जैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाया जा सकता, ये आर्टिकल 14 कहता है। तो ये अपन कहां पहुंच गए थे यार? अच्छा, वो ससुरे को देख करके ना, आत्मनियंत्रण से, ये रायपुर वाला वही जो हाथ पोछते आया था, वही ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाया जा सकता, ये 14 कहता है। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाए जा सकते, ये 14 कहता है। तो एक प्रश्न उठा, जैसे अभी की बात कर रहा हूं मैं, जैसे सीएए आया अभी, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है वो 6 धर्मों के लिए काम करता है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जबकि मुस्लिम धर्म के लिए काम नहीं करता। मतलब विदेशों से अगर किसी भी दूसरे देश से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से अगर ये 6 धर्म के लोग आते हैं तो इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, ठीक है? अगर मुस्लिम धर्म का कोई आए तो अवैध प्रवासी माना जाएगा। तो देखो, दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून हुआ कि नहीं हुआ? तो एक प्रश्न उठा जब सीएए आया कि ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, इट इज वायलेट्स द आर्टिकल 14। तो वही मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आर्टिकल 14 ये कहता है कि सबके लिए एक जैसा कानून होगा, कानून अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसलिए 2013 में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को परिभाषित किया और यह बताया कि रेशनल डिस्क्रिमिनेशन, टर्मिनोलॉजी है, रेशनल डिस्क्रिमिनेशन, तार्किक आधार पर भेदभाव, रेशनल डिस्क्रिमिनेशन, तार्किक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। समझ रहे? आर्टिकल 14 कहता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। जब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा तो सीएए तो उल्लंघन कर रहा है फिर उसका। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने निर्णय में यह कहा कि रेशनल डिस्क्रिमिनेशन, तार्किक भेदभाव किया जा सकता है। मतलब अगर आवश्यक हो, मतलब उसका लॉजिक सही हो तो भेदभाव किया जा सकता है। ये बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन लिखने में पूछ सकता है। और आप एक चीज याद रखिए कि जब सीएए पर प्रश्न उठा कि सीएए उल्लंघन करता है अनुच्छेद 14 का, तो इसी को आधार बनाया हमारी सरकार ने। और सरकार ने कहा कि ये जो सिख, हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये जो 6 धर्म है, ये इन 3 देशों में अल्पसंख्यक है, और मुस्लिम धर्म जो है वो क्या है, यहां पर बहुसंख्यक है। तो इन्होंने तार्किक आधार दिया, धार्मिक प्रताड़ना, रिलीजियस परसिक्यूशन। उन्होंने कहा धार्मिक प्रताड़ना हमेशा अल्पसंख्यक का होगा बहुसंख्यक के द्वारा, इसलिए अल्पसंख्यकों के लिए हम अलग कानून बना सकते हैं। तो ये उस देश के अल्पसंख्यक थे, इसलिए इनको अलग से कानून बनाने की
छूट दी गई। समझ पाए? अनुच्छेद 14 जो है एक समान कानून की व्यवस्था करता है, और एक समान कानून आर्टिकल 14 जो है इसके अपवाद भी है, मतलब हर जगह एक समान कानून ये लागू नहीं है। कैसे? आप देखें, सबसे बड़ा अपवाद इसका अनुच्छेद 44 का लागू ना होना। ठीक है? अनइंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 44, अनुच्छेद 14, एक समान कानून होना चाहिए ना, उसका अपवाद है अनुच्छेद 44 का लागू ना होना। समझिए, अनुच्छेद 44 का लागू ना होना इसका अपवाद है। कैसे अपवाद है? अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। एक बात याद रखें, संहिता का मतलब होता है कानून। कानून दो प्रकार का होता है, एक फौजदारी कानून और एक दीवानी कानून, क्रिमिनल और सिविल। जब बात क्रिमिनल कानून की आती है, क्रिमिनल मतलब जैसे हत्या, लूट, डकैती, रेप, ये सब क्रिमिनल कानून है। ठीक? सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ मतलब जैसे जमीन, जायदाद, शादी, ब्याह, इनसे जुड़े हुए मामले सिविल लॉ में आते हैं। तो हमारे देश में जब फौजदारी मामलों की बात आती, क्रिमिनल मैटर्स, तो क्रिमिनल मैटर्स में तो एक जैसा कानून है, मतलब कोई किसी भी धर्म जाति का हो, अगर हत्या करेगा तो आईपीसी की वही धारा लगेगी। तो क्रिमिनल मैटर्स में तो है, लेकिन जब बात करते हैं सिविल मैटर्स की, तो सिविल मैटर्स में हमारे देश में यूनिफॉर्म कोड नहीं है, मतलब एक जैसा कानून नहीं है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून है। समझ रहे हैं? जैसे सिखों में विवाह के लिए आनंद विवाह अधिनियम 1909 है, मुस्लिमों में विवाह के लिए शरीयत कानून 1937 है, हिंदुओं में विवाह के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। समझ रहे हैं? और बाकी अन्य धर्मों में विवाह करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 है। तो आप देखें कि दीवानी मामलों में सबके लिए, सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। इसका मतलब हमारे देश में दीवानी यानी सिविल मामलों में समान कानून यानी समान संहिता नहीं है, जिसकी बात आर्टिकल 44 कहता है। और दीवानी मामलों में एक समान कानून ना होना, यह क्या है? इसका उल्लंघन है। नहीं आया समझ में? ठीक? और फौजदारी मामले में तो लागू है। अब कानून का समान व्यवहार होगा, मतलब कानून भेदभाव नहीं करेगा, तो कानून का समान व्यवहार होगा, इसका भी अपवाद है। आर्टिकल 311, 361, 311 लोक सेवकों को गिरफ्तारी से संरक्षण है, यह अपवाद है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट टू द पब्लिक सर्वेंट्स, लोक सेवकों को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। समझ में आया? लोक सेवकों को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। भाई जैसे लोक सेवक कौन? सरकारी अधिकारी, कर्मचारी। आप देखो कि अगर किसी सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार करना है, तो गिरफ्तार करने के पहले उसको संरक्षण दिया गया। गिरफ्तार करने के पहले उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी से अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे आप डिप्टी कलेक्टर हो, आपको गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करने के पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो? इतने में खेल हो जाता है। और आम नागरिक चेहरा देख के गिरफ्तार कर लेंगे, चल मेरे साथ, ऐसे संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते। हाँ, समझ में आया? इसके बाद आर्टिकल 361 है, राष्ट्रपति और आपका राज्यपाल को गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है? प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है, ये इसके अपवाद है। समझ रहे हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकते, कार्यकाल शुरू होने के 40 दिन पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते, और कार्यकाल समाप्त होने के 40 दिन बाद तक भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। समझिए? सांसदों को भी उन्मुक्तियां हैं। ठीक है? सांसदों को भी उन्मुक्तियां हैं, है ना? 105 संसदीय विशेषाधिकार, आगे और भी जोड़ना चाहे इसमें 105 संसदीय विशेषाधिकार, तमाम चीजें जोड़ सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? ये था आपका आर्टिकल 12, 13 और 14। समझ में आया?
तो बनेगा। इसके बाद कुछ नहीं है। देखो 15 और 16 में जो सामाजिक समानता का अधिकार और जो अवसरों की समानता है, 15 और 16 में 103वें संविधान संशोधन से 2019 से आपका 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया है। याद आ रहा है? 15(6) में किसको जोड़ा गया है? ईडब्ल्यूएस। 15(6) और 16(6) में 15(6) में शिक्षा के क्षेत्र में उनको 10% आरक्षण दिया गया है और 16(6) में आपका रोजगार के क्षेत्र में उनको 10% का आरक्षण दिया गया है। 15(6) 16(6). 17 अस्पृश्यता का अंत है। इस पर तो पूरा कानून पढ़ चुके हैं अपन। 18 उपाधियों का अंत है, उससे कोई मतलब नहीं है। 19 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इंडिविजुअल लिबर्टी। समझ रहे हो? अच्छा एक बात समझो बेटा, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू इंडिविजुअल लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका मतलब स्वतंत्रता का अधिकार शुरू होता है 19 से 22, जिसमें 19 में क्या दिया गया? आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इंडिविजुअल लिबर्टी। समझ आया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता समझ में आ रहा है? दुर्गा जी पढ़े व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 पढ़े हैं? आ रहा है ना समझ में कि पार होने लगा? क्योंकि सेकंड सिटिंग में भी 2 घंटे से ऊपर हो गए, पता चला टाइम? शाम हो जाएगा रे, नहीं पता चलेगा। कुछ खाओगे? है? क्या खाओगे? है? क्या खुला है? अच्छा बर्गर खाना है, वाह। बारात में आए हो मेरे, है? देख रहे हो क्या खाना वाले? बर्गर है? बारात में जा नहीं पाए इसलिए अभी। अरे मत पूछो रे, वो भी क्या दिन थे। 10 साल हो गए भाई। तो क्या बता रहा था मैं, तुम लोग का ध्यान तो उधर चले गया होगा, समोसा में। समोसा खाओ क्या? सच बताओ। हर चीज में यस बोलते हो कसम। कोई भी तुम लोग के अंदर में वो नहीं है क्या? नहीं सर, नहीं सर, ऐसे एक बार भी कोई पूछे तो मना नहीं करते हो मतलब? मंगवाते हैं, रुको। एक सेशन और पढ़ोगे कि बस ये लास्ट? ये लास्ट है। एग्जाम देने वाले बताओ भाई, पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ोगे ना? हाँ ठीक। एग्जाम देने वालों से मतलब है, नहीं देने वालों को तो ऐसी लग रहा होगा हमारा टाइम खैता हो रहा है, सोच रहे होंगे। हाँ छुट्टी दे दूं? मस्त पढ़ते हैं रात के 8 बजे तक। चाय बस चाहिए? और मंगवाते हैं, रुको ना, व्यवस्था करवाते। ठीक। मैं रायपुर वालों का क्या होगा है? हाँ इसको पूरा याद है, देखो। वो नहीं होगी आज। जिस दिन कम बिक्री का रहता है ना, उस दिन नहीं आती। यही प्री की क्लास लेता रहता ना, तो चालू रहता। फिर प्री में बहुत सारे लोग रहते हैं और तुम लोग क्या चुनिंदा लोग हो ना, आए बाएं वाले। हाँ तो क्या बता रहा था? अनुच्छेद 19 बता रहा था, ठीक है। ब्रेक दे दूं क्या? मौलिक अधिकार खत्म करता हूं और नीति दे सकता तो फिर ब्रेक देता। हाँ चलो। वो आर्टिकल 21 आएगा ना तो बन जाएगा। 8 लाख, 8 लाख। थोड़ा कैमरा को नीचे कर दो ना यार, थोड़ा थोड़ा सा मतलब दिखते रहे, नहीं तो ऐसा। अच्छा मैं जितना बोलता हूँ ना, इतना लंबा क्लास लेंगे, ऐसे लेंगे तो बेचारे आईटी वाले और टेंशन में आए थे। प्लीज ना सर, हमको छोड़ दो, सोचेंगे बेचारे। एक दिन तो छुट्टी रहता है, ठीक है ना। मतलब देखो क्या करते हैं आज दिन भर करके, करते भी क्या? संविधान खत्म हो जा रहा है और क्या चाहिए? 25 नंबर सेट एकदम। अब जा करके फिर उधर आए बाएं पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, बस इतना पढ़ लेना काफी है। ठीक।
मैं क्या है जितनी बातें बोल रहा हूं ना, अगर आप पूरी उतनी बातों पर ध्यान देते चलोगे ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन आप ये सोचोगे जो कॉपी में लिखे वही बात पर ध्यान देना है, तो आप पार हो सकते हो, गारंटेड। ठीक है, इधर देखो ना, इधर उधर क्या देख रहे हो? अच्छा लगता है ना टीवी में देख के अपने आप। एक बार दूरदर्शन में गया था, तुम लोग को पता है क्या? जान रहे हो? यूट्यूब में देखे गए, दूरदर्शन में एक बार गए थे, डिजिटल इंडिया के ऊपर। तो ये बड़ा बड़ा कैमरा है यार, मतलब शुरू में तो लगा अरे यार कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिर फ्लो में फिर निकलते चला गया, फिर जो भी था। फिर अभी बीच में बुलाए थे तो मैं बोला नॉट इंटरेस्टेड। तो बोला अलग कोई अच्छे प्रोग्राम में बनाए, बुजुर्ग टाइप के प्रोग्राम में बुला देते हैं। वहां जाकर के एकदम बहुत एकदम बड़े बड़े लोगों टाइप का बिहेव करना पड़ता है, एकदम आराम से बैठे हुए शांति से। दूरदर्शन के डायरेक्टर आ रहे हैं ऐसे, सर सर बैठे हैं। ठीक है, मतलब वो अब क्या है वैसे, मतलब देख के नहीं लगता ना उम्र, लेकिन अंदर से तो है ना भाई। भाई बाहर कितना भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, कल पुर्जा तो अपना पुराना ही है। तो थोड़ा बहुत ज्यादा गंभीर बैठे रहो तो मजा नहीं आता। मेरे को ना बहुत ज्यादा गंभीर, मतलब जैसे आदमी रहते नहीं वो एकदम तनाव में। तू लोग बता रहा हूँ मैं, 2012 का एकमात्र मैं पीएससी दिया हूँ, स्टेट पीसीएस, 219 रैंक था मेरा उसमें। मैं क्या, हम लोग केवल सिविल सर्विसेज देने वाले आईएएस, और किसी ने ऐसी बमचेक मार दिया, मतलब बोले यार ठीक है नहीं निकलता। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ना उस समय तो 2012 की बात है, 2014 में मेंस था, 12 की पीएससी थी। तो हम लोग कभी भी छत्तीसगढ़ पढ़े ही नहीं थे। और आईएएस वाले मतलब प्योर जीएस, इंडियन जीएस है ना, इंडियन जीएस ही अपना जोरदार रहता है, कहीं से भी पूछवा लो पढ़वा लो कुछ भी। अभी भी 100 में भी भूगोल बोल दोगे कि कोई विषय बोल दोगे तो आदमी बोल लेगा, पढ़ा देगा। तो मेरे को याद है 19 मार्च को प्री दे दिए थे, प्री तो निकल नहीं था। 50% छत्तीसगढ़ था, उसके बावजूद भी 50% इंडिया जीएस के दम पर निकाल लेते सब चीज। उसके बाद से मेंस आ गया, तो अब उस समय पढ़ाने लगा था, 2012 से पढ़ा रहा था। मैं सोचे यार नहीं देंगे, अब मेंस वेंस नहीं देंगे ऐसा। फिर किसी ने क्या है 19 मार्च को मेरे को थोड़ा सा ऐसे बोला कि नहीं निकल सकता यार, मतलब डिमोटिवेटेड था वो पर्सन जो है। बोले नहीं निकल सकता भाई, मेरे को बोला, मतलब मेरा ही दोस्त है। बोले नहीं निकल सकता, क्योंकि यार अपन कभी पढ़े नहीं है, और खास तौर पर जैसे हम लोग जो थे, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पब्लिक एड, फिलोसफी, ये सब पढ़े हैं। ये सब तो पढ़े ही नहीं थे, कभी सोशियोलॉजी वगैरह नहीं पढ़े थे उस समय। मतलब ज्यादा नंबर में आता था वो, अभी तो 50 में आ गया सोशियोलॉजी। छत्तीसगढ़ पढ़े नहीं, छत्तीसगढ़ ही 550 नंबर से ऊपर का रहता था। हमने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, आदमी मेहनत करेगा तो, दिमाग से काम करेगा तो अभी भी निकाल सकता है। तो उसको दिखाने भर के लिए 19, 20, 21, 22, 22 से तो पेपर था, 3 दिन पढ़े, और 3 दिन पढ़ करके निकाल लिए। मैंने आज भी कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है उसके नोट्स बनाए थे अपने, 4-5 पन्नों के। जब आईएएस दे रहे थे हम लोग उस समय, इकोनॉमिक्स का मेरे ख्याल से 30-32 पन्नों का नोट्स होगा मेरा, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, जबकि मैं वो नोट्स 2009 का है। 13 साल पहले मैंने अपने हाथों से बनाया था। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए लाइफ में, है ना। इंजॉय करना चाहिए उस मोमेंट को। एग्जाम देना है तो इंजॉय करके, भाई आप बहुत सारे लोगों से आगे हो, है ना। अब कुछ तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करनी पड़ेगी जब आप आगे हो, तो उतना लोड नहीं लेना चाहिए लाइफ में। इंजॉय करना चाहिए और अपने ऊपर फेथ रखना चाहिए कि हम अगर सही है तो हो जाएगा। और अपने ऊपर विश्वास करने का आधार बनाओ कि आप अपने ऊपर विश्वास क्यों करोगे, बस वो आधार होना चाहिए। मतलब मान लो लापरवाह हो, दिन भर सोए रहते हो, घूमते रहते हो, तो आपको अपने ऊपर विश्वास करने का कोई आधार नहीं है।
अगर आप लेबोरियस हो, मेहनत करते हो, होगा नहीं होगा लेकिन आप लगे तो रहते हो, तो ये सब वो आधार हैं जिससे कभी ना कभी आप सफल हो जाएंगे। तो इंसान को अपने ऊपर विश्वास करने के आधार पैदा करने चाहिए और एवरी मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। समझ रहे हो? और अपने साथ साथ जिससे आप पढ़ रहे हो ना, तो आपका उसके ऊपर भी भरोसा होना बहुत जरूरी है। सब चीज आप ही करोगे तो नहीं होगा, सब चीज हम ही करेंगे तो नहीं होगा। जितना हम कर दिए उसके बाद बचा हुआ आप कर लो तो हो जाएगा। सही नहीं बोल रहे? चलो आओ, कहां तक थे जी? अनुच्छेद 19 है ना? ठीक। देखो आर्टिकल 19 बेसिकली क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इंडिविजुअल लिबर्टी। और अनुच्छेद 19 में दो बातें हैं, मतलब दो भागों में बांट करके बताया गया है। एक 19(1) है और एक 19(2). 19(1) में बताया गया है कि हमें कौन कौन से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त है, और 19(2) में बताया गया है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार हमको किस सीमा तक प्राप्त है। समझ लो बात? 19 में आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, राइट टू इंडिविजुअल लिबर्टी दी गई है, लेकिन 19(2) में उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया कि किस सीमा तक आप अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। आया समझ में? किस सीमा तक आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 19(2) में रिस्ट्रिक्शन बताया गया है कि किस सीमा तक आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के, वो निर्बाध नहीं है, दे आर नॉट लिमिटलेस, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? द फंडामेंटल राइट्स given as individual liberty are not limitless, but the appropriate restriction can be imposed. लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और जब आवश्यकता पड़ने पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होते, निरपेक्ष होते, मतलब बिना किसी व्यवधान के आप जितना चाहो आप प्रयोग कर सकते हैं। एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, आवश्यक पड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समझिए? अब देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में 19(1) में 7 अधिकार दिए गए थे, 7 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार इनिशियली, जो कि वर्तमान में केवल 6 है। समझ रहे हैं? प्रारंभ में अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए थे, जो कि वर्तमान में कितने हैं? 6। समझ आया? 7 प्रकार के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए थे प्रारंभ में। कौन कौन से याद करना है? देखो बेटा भाई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे पहले इससे शुरू होती है कि हम कुछ भी सोच सके, कुछ भी बोल सके। सोच सके मतलब विचार, बोल सके मतलब अभिव्यक्ति। इसलिए पहला अधिकार है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड इट्स एक्सप्रेशन। जब हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो हम अभिव्यक्ति कहां करेंगे? लोगों के बीच में करेंगे, लोगों के समूह में करेंगे, सम्मेलन में करेंगे। इसलिए शस्त्र विहीन सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता, राइट टू इनवाइट पीसफुल असेंबली। जब सम्मेलन बुलाएंगे और सम्मेलन में बोलेंगे तो कुछ लोग हमारे दोस्त बनेंगे, हमारा समूह बनेगा। समूह को संविधान की भाषा में कहते हैं संघ। तो इसलिए अगली स्वतंत्रता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, राइट टू मेक यूनियंस। समझ रहे हैं? संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्लियर हुआ? संघ बना लिए, तो संघ बनाने के बाद जब संघ बन गया तो घूमने जाएंगे, इसलिए निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, राइट टू फ्री ट्रेवलिंग अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। समझ रहे हैं? जहां घूमने गए वहां रह सकते हैं, इसलिए निवास करने की स्वतंत्रता, राइट टू रिसाइड। जहां निवास किए वहां संपत्ति खरीद सकते हैं, इसलिए संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता,
राइट टू अर्न प्रॉपर्टीज, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता। और जहां पर संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद ले, पैसा खर्च हो गया, फिर नए पैसे कमाने के लिए व्यवसाय करना पड़ेगा, इसलिए व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। समझ में आया? तो ये 7 है, देखो कंटिन्यूएशन में आप याद रखोगे, ए बी सी डी करके। 19(1)(a) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति कहां करेंगे? सम्मेलन में, इसलिए 19(1)(b) शस्त्र विहीन सम्मेलन की स्वतंत्रता। सम्मेलन में बोलेंगे दोस्त बनेंगे, इसलिए 19(1)(c) संघ बनाने की स्वतंत्रता। दोस्त बन गए, घूमने जाएंगे। 19(1)(d) निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। जब घूमने गए वहां निवास कर सकते हैं। 19(1)(e) निवास करने की स्वतंत्रता। जहां निवास किए वहां संपत्ति खरीद सकते हैं। 19(1)(f) संपत्ति अर्जन स्वतंत्रता। और जहां संपत्ति खरीद लिए, पैसे खर्च हो गए, वापस कमा सकते हैं, व्यापार एवं व्यवसाय से। समझ में बात? जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया? मतलब जिसमें आप अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। भाई जब आप बोलने के लिए स्वतंत्र हो, तो जिन माध्यमों से आप बोलना चाहोगे, आप उन सब के लिए भी स्वतंत्र होगे। समझ रहे हो कि नहीं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता आएगी। ठीक? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आपको विज्ञापन करने की स्वतंत्रता है। राइट टू एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन कर सकते हैं आप। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आपको राष्ट्रगान गाने, राष्ट्रगीत गाने, राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आप वोट दे सकते हो। भाई आप अभिव्यक्ति में अपनी पसंद भी जाहिर कर सकते हैं, नापसंद भी। पसंद जाहिर करोगे कैसे? वोट दे करके। नापसंद जाहिर करोगे कैसे? राइट टू रिजेक्ट। यहीं से आपको राइट टू रिजेक्ट का भी अधिकार मिलता है। नोटा, सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2013 को यह अधिकार दिया। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक नया विकल्प नोटा डाल दिया गया, नन ऑफ दी एबव। ठीक? और इस तरीके से अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा लगा सकते हैं वहां पर। समझ में आई मेरी बात? यह आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1)(b) सम्मेलन की स्वतंत्रता है। ठीक है? सम्मेलन या सभा पीसफुल है ना, मतलब बिना शस्त्र के आप कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, है ना। इसी के अंतर्गत आपको सरकार का विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार मिलता है ना। विरोध प्रदर्शन आप कर सकते हो। राइट टू प्रोटेस्ट आपको यहीं से मिलेगा। 19(1)(c) में आपको संघ बनाने का अधिकार है, मतलब आप अपना एक समूह संघ बना सकते हो, है ना। संघ बनाना मतलब इसी के अंतर्गत आप अपने लिए राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत कोई भी आपका फर्म बनाया जा सकता है, कोई कंपनी बनती है इसी के अंतर्गत, कोई भी एसोसिएशन इसी के अंतर्गत बनेगा। 19(1)(d) क्या है? भ्रमण करने की स्वतंत्रता। याद रखें कि 19(1)(d) पूरे भारत में भ्रमण करने का अधिकार देता है, विदेशों में नहीं। ठीक है? 19(1)(d) जो है आपका पूरे भारत में भ्रमण करने का अधिकार देता है। भारत में आप कहीं पर भी जा सकते हैं घूमने। समझ में आया? उसके बाद 19(1)(e) निवास करने की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी घूमने गए, वहां पर आप ठहर सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं। रहने और बसने का अधिकार। ठीक है ना। राइट टू रिसाइड, रहने का अधिकार, मतलब बसने का अधिकार। और राइट टू स्टे, आप कहीं पर भी गए 4-5 दिन के लिए वहां रह सकते हो, या वहीं पर काम कर रहे हो, वहीं पर आप परमानेंटली रह सकते हो, रेसिडेंस हो सकते हो, डोमिसाइल हो सकते हो। समझ में आया? बसने का अधिकार। या फिर जहां पर आप गए, आप संपत्ति भी खरीद सकते हैं, संपत्ति अर्जन का अधिकार। आया कि नहीं समझ में? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 से समाप्त कर दिया। ठीक? और लास्ट में व्यापार एवं व्यवसाय का अधिकार। ये अधिकार आपको इससे मिलते हैं। बताएं समझ में आया कि नहीं? अब इनमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समझ रहे हो? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब प्रतिबंध लगाने के बहुत सारे आधार हैं। हर 19(1)(a) के लिए अलग आधार है, 19(1)(b) के लिए अलग आधार है। लेकिन आप ना इसको ऑन दी होल याद रखें। कोई भी मौलिक अधिकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, अगर वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करता है। आपको बोलने का अधिकार है,
और आप ऐसा बोल रहे हो जिससे एकता और अखंडता प्रभावित हो रही है, तो आपको रोका जा सकता है। यदि संप्रभुता को प्रभावित करता है, सोवरेनिटी, तो भी आपको रोका जा सकता है। तो एकता, अखंडता, संप्रभुता। तीसरा, संबंध। आपको बोलने का अधिकार है और आप ऐसे बोलने लगे जिससे भारत का विदेशों के साथ संबंध खराब होने लगे, संबंध, ठीक है। चौथा, लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। आपको स्वतंत्रता का अधिकार है और आप स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपको सम्मेलन करने का अधिकार है। आपने सम्मेलन किया, ऐसा सम्मेलन किया कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, दूर दूर तक जाम लग गया है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। यातायात, ट्रैफिक, यदि आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और यातायात को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो भी आपको रोका जा सकता है। अगला, सार्वजनिक आदेश, सरकारी आदेश। सरकार ने कोई आदेश दिया है और उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। सपोज कीजिए सरकार ने आदेश दिया 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, और आपको अभिव्यक्ति की आजादी है और आप रात को 10 बजे के बाद जोर जोर से गाना गा रहे हैं लाउड स्पीकर लगा करके, हैं? रात को गाना बजा रहे हैं, तेरा नाम धोखा रख दूं। अब ये सब आप कर रहे हैं, गाना नहीं सुने, सुन डाले होंगे, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि सार्वजनिक आदेश, सरकारी आदेश का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। अगला, जनजातियों की संस्कृति, समझ रहे हैं? अगर जनजातियों की संस्कृति, जैसे आप समझो बेटा, 19(1)D आपको पूरे भारत में घूमने का अधिकार देता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। वहां आपको जाना है तो ILP लेना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि जनजातियों को की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। रेस्ट ऑफ इंडिया से अगर लोग वहां जाएंगे, अपनी संस्कृति थोपेंगे, तो उनकी संस्कृति कहीं ना कहीं एसिमिलेट हो सकती है। इसलिए व्यवस्था किया गया है कि पूरे भारत में आप कहीं भ्रमण कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर, क्योंकि कंप्लीटली क्या है, ट्राइबल एरिया है। समझ में आया? ये आधार बनाए गए, समझ में आया कि नहीं? तो इन आधारों पर लगाया जा सकता है प्रतिबंध। क्लियर हुआ? इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार है या मौलिक अधिकार है, वो निर्बाध नहीं है, मतलब ये निरपेक्ष नहीं। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, मनमाने दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। तो मनमाने दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण मतलब ब्रिटिश काल में भारतीयों को मनमाने तरीके से दोषी सिद्ध कर दिया जाता था। अब स्वतंत्र भारत में ऐसा नहीं होगा, मनमानी नहीं कर सकते, दोषी नहीं ठहरा सकते। समझ में आया? स्वतंत्र भारत में मनमाने करके दोषी नहीं ठहरा सकते, तो उस मनमानी पर रोक लगाई गई है। मनमानी पर रोक लगाई गई। दोषी ठहरा देना मतलब सजा दे देना। तो भारतीयों को बिना सोचे समझे ही क्या करते थे, अंग्रेज सजा देते रहते थे, तो वो चीज अब नहीं होनी चाहिए, उसी पर रोक लगाई गई। तो 20 में 3 बातें बताई गई, 20(1), 20(2), 20(3). 20(1) ये कहता है कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं होगा जब तक कि उसने वर्तमान में प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। कोई व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने वर्तमान में प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो। 20(2), एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। समझ रहे बात? और 20(3), स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 3 तरीकों से दोषी, मनमाने दोषी ठहराने से रोक लगाई गई। मतलब आप तभी दोषी हैं जब वर्तमान में प्रचलित कानून का उल्लंघन किया। समझ रहे? तभी दोषी माने जाएंगे जब आपने वर्तमान में प्रचलित कानून का उल्लंघन किया हो। एक बार अगर आपने अपराध किया, उसकी एक बार सजा काट लिया, फिर आप अपना जीवन सुकून से जी सकते हैं। एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जाएगी, और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब आपको पुलिस जबरदस्ती बाध्य नहीं करेगी कि स्वीकार करो कि तुमने ये कार्य किया है।
ये आपका 20-3। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, बार बार नहीं दी जाएगी बीमारी। ठीक है, तो ये आपका 20-1, 20-2 और 20-3 प्यारे बच्चों, 20 खत्म। ठीक है, नहीं आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ कि 20-1 में ये जो कहा गया है, ब्रेक तो नहीं चाहिए? चाहिए? 2.5 घंटे हो गए, क्योंकि 1 बज गए। सच में टाइम नहीं पता चल रहा है ना? तुम लोग को पता चल रहा है क्या? क्या जादू है लेकिन, है किसमें? कुछ लोगों को पता चल रहा होगा, है? पता चल रहा है क्या? ब्रेक दे दूं, सच बताओ।